यानी निकिल और फेरस सर्वाधिक भारी चीज, जबकि उसका सरफेस क्रस्ट यह निर्मित है एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन जैसे हल्के पदार्थों से। ठीक, यानी सिलिका और मैग्नीशियम की मात्रा क्रस्ट में ज्यादा है। ठीक, इस प्रकार से चैम्बरलिन ने यहां तक तो बात पहुंचाई, पर फर्क यही आ रहा था कि इस आधार पर समस्त ग्रहों का केंद्र भारी और बाहर का क्रस्ट हल्का होना चाहिए, और समस्त ग्रहों में भिन्न भिन्न पदार्थों के परमाणु भी होने चाहिए निर्माण के लिए। पर पाया यह गया कि साहब जितने भी ग्रह हैं उन सब का कोर निकिल और फेरस से बना हो ऐसा जरूरी, ये थियरी भी फेल कर गई। इसके बाद सबसे मान्य सिद्धांत आया जो अभी तक मान्य है और जिस पर अभी तक तमाम वैज्ञानिक प्रेक्षण कर रहे हैं, और वो सत्य, क्योंकि उस सिद्धांत में जो बातें कही गई हैं वह प्रभावशाली हैं, कार्यकारी हैं, और तमाम एस्ट्रोलॉजर या क्या कहेंगे खगोलविद उस पर काम कर रहे हैं। यह सिद्धांत 1927 में जॉर्ज लेमेत्रे के द्वारा दिया। जॉर्ज लेमेत्रे ने 1927 में यह बताया कि नहीं, ये पूर्व में दिए गए सारे सिद्धांत अमान्य हैं। जो मान्य सिद्धांत है वो ये कहता है कि शुरू एकदम आरंभ में ब्रह्मांड एक बहुत ही छोटे पिंड में बंद था। अब विचार कीजिए, यह एक लाइन में जो बात कह दी गई ये कितना बड़ा अपने आप में विरोधाभास उत्पन्न करती है कि जिस ब्रह्मांड के विस्तार का आज तक हम सटीक एनालिसिस या सटीक आकलन नहीं कर पाए हैं, उस ब्रह्मांड के विषय में हम ये कहते हैं कि वह शुरू में चंद्रमा जितने बड़े पिंड में पूरा ब्रह्मांड कैद था। पर उस सिद्धांत में दम है और वैज्ञानिक इस परीक्षण को स्वीकार करते हैं। क्यों? अभी चर्चाओं में इस बात को बताया जाएगा। जॉर्ज लेमेत्रे ने जब ये सिद्धांत दिया तो बताया कि आरंभ में संपूर्ण ब्रह्मांड और उसके सभी पदार्थ, पिंड, कण, सब कुछ एक अपेक्षाकृत छोटे पिंड में बंद थे। अब सारे ब्रह्मांड के पदार्थों के भर जाने के कारण उस पिंड का द्रव्यमान और घनत्व क्या था? अनंत था। पहले तो ये विचार कीजिए था क्या? एक कल्पना कीजिए आप, मैं क्या कहना चाहता हूं। ये आपकी कक्षा है, इसकी एक कैपेसिटी है। अब अगर किसी वैज्ञानिक यंत्र से पूरे मिर्जापुर की आबादी जो करीब करीब 25 लाख है इसी कमरे में ठूस दी जाए तो इस कमरे की दीवारों पर कितना दबाव होगा? हाँ भाई, ये सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं। साथ ही इस कमरे में सभी के ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड लेने देने के दौरान कितना ताप उत्पन्न हो जाएगा? अनंत। इतने लोगों का भार संयुक्त रूप से अगर आप नापेंगे तो कितना होगा इस कमरे के सापेक्ष? अनंत। यानी सब कुछ अनंत ही होगा, इनफाइनाइट। तो लेमेत्रे कहता है जब उस पिंड में सकल ब्रह्मांड बंद था तो उस पिंड का घनत्व और द्रव्यमान अनंत था, इनफाइनाइट। और साथ ही उस पिंड का ताप और दाब भी अत्यधिक था, वही अनंत ही था। लेमेत्रे कहता है फिर, वो ये कारण नहीं बताता कि क्यों, पर ये कहता है फिर उन पदार्थों के अणुओं की गतिशीलता के कारण पिंड की बाहरी सीमा के दबाव सहने की क्षमता क्या हुई? नष्ट हो गई। इन दीवारों के दबाव सहने की क्षमता है ना, और नष्ट होते ही इसमें बंद पदार्थों में महाविस्फोट हुआ। बिग बैंग मतलब क्या होता है? महाविस्फोट। और इसी महाविस्फोट के कारण
जो ऊर्जा गति के रूप में इन पिंडों को प्राप्त हुई, यानी गतिज ऊर्जा, उसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में ये पिंड रैंडमली, अनियंत्रित और अनिश्चित दिशा में गतिशील हो गए। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि यदि आप कोई संगमरमर के फर्श वाला कमरा ले, दीवारें भी संगमरमर की हो और कोई अवरोध न हो, और इसमें आप किसी प्रेशराइज मशीन से कांच के लाखों कंचे, गोलियां जो बच्चे खेलते हैं, ले करके एक निश्चित फोर्स या आवेग से पटक दें फर्श पर, तो आप देखेंगे कि वो सारे कंचे इधर उधर अनियंत्रित गति करने लगेंगे ना। अब वो करते ही जाएंगे तब तक जब तक उनकी गतिज ऊर्जा शून्य। तो लेमेत्रे कहता है यही हमारे ब्रह्मांड के साथ हुआ, और आज से 13.7 अरब वर्ष पूर्व वह महान पिंड जिसमें सकल ब्रह्मांड बंद था फट गया, और फटने के बाद उससे उत्पन्न अनंत ऊर्जा और गतिशीलता ने सभी पिंडों को इधर उधर बिखेरना शुरू किया। और वर्तमान स्थिति से, आज के समय से 4.5 अरब वर्ष पूर्व ये सभी पिंड रेस्ट कंडीशन में है, स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में? स्थिर। अब इतने बड़े गतिशीलता के कारण उसमें बहुत से पदार्थ आपस में बार बार टकरा रहे थे, बहुत से पिंड आपस में टकराने के कारण उन पिंडों का ताप लगातार क्या होता जा रहा था? बढ़ता जा रहा था। विचार कीजिए आप, यदि आप किसी सतह पर बार बार चोट करें हथौड़े से या किसी चीज से, तो देखिए सतह गर्म हो जाती है, क्योंकि आप गतिज ऊर्जा उसमें स्थानांतरित कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं ना। एनर्जी नष्ट तो होती नहीं, कन्वर्ट हो सकती, बदल सकती। तो उन पदार्थों के बड़े बड़े पिंडों में जब तापमान बढ़ने लगा, तो महाविस्फोट के साथ ही जन्मी हाइड्रोजन, कौन? हाइड्रोजन के अणुओं का नाभिकीय संलयन होने लगा। क्या होने लगा? अब हाइड्रोजन के नाभिकीय संलयन की क्या खूबसूरती है, इसको ऐसे समझिए। यदि मैं आपसे कहूं यदि मैं आपसे ये कहूं कि इस ताले को किसी मशीन से इतना तेज मारिए कि ये ताला और दीवार में जो भी निर्माण का पदार्थ है, ईंट है, सीमेंट है, वो एक हो जाए, मर्ज हो जाए, तो ये संभावना तो बनती है कि ऐसा किया जा सकता है, क्योंकि इसका कुछ भार है, कुछ द्रव्यमान है, ठीक है, और उसका भी कुछ भार है, कुछ द्रव्यमान है। लेकिन इसके उलट यदि मैं आपसे कहूं कि इस कागज के टुकड़े को उस वेग से फेंकिए कि ये जब दीवार से टकराए तो दीवार में मर्ज हो जाए, तो आप अंदाजा लगा रहे हैं इस कागज के टुकड़े को फेंकने के लिए कितनी ताकत लगानी पड़ेगी? अनंत ताकत लगानी। हाँ, मर्ज करने का एक आसान तरीका ये है कि यहां भी और यहां भी इतना ताप उत्पन्न किया जाए कि दोनों पिघल के एक हो जाए। ये संभव है, पर आप इसे गति देकर के इसमें जोड़ दें, ये संभव अनंत। तो यही कुछ हुआ जब इन पदार्थों में क्योंकि ये मैंने बात इसलिए बताई कि आप ये भी कह सकते हैं कि सर हाइड्रोजन भी तो टकरा रहे थे, तो वो क्यों नहीं नाभिक संलयन करने लगे? इसलिए कि टकराने से उनका नाभिक टूट पाई, इतनी ऊर्जा हाइड्रोजन के आयनों को नहीं मिल रही थी, वो इतने हल्के हैं। तो अब हाइड्रोजन आयन संलयित कैसे होते? ताप चाहिए, और ताप किसने प्रोड्यूस किया, किसने उत्पन्न किया? इसी बिग बैंग के कारण पिंडों के आपसी घर्षण, टकराने से इतना ताप उत्पन्न हुआ कि उस ताप के कारण ब्रह्मांड में फैली हुई हाइड्रोजन के अणुओं में क्या होने लगा? नाभिकीय संलयन। और विज्ञान के जो छात्र हैं वो जानते होंगे, नाभिक जितना हल्का हो उसको तोड़ने में उतनी ऊर्जा की जरूरत पड़ती है। इसीलिए मैं आपको बताना चाहूंगा, हाइड्रोजन बम इसलिए खतरनाक होता है कि हाइड्रोजन बम को जब कहीं गिराया जाता है तो उसके कनस्तर या उसके बॉक्स में जिसमें हाइड्रोजन बम रखा होता है, परमाणु बम का विस्फोट करना पड़ता है, तब इतना टेम्परेचर मिलता है कि हाइड्रोजन आयन संलयित होना शुरू कर सकते।
बात समझ रहे हैं? हाई परमाणु बम तो नाभिक विखंडन में काम करता है, उसमें तो यूरेनियम के नाभिक पर न्यूट्रॉनों से बौछार कर दीजिए, वो ऊर्जा देने लगे। लेकिन हाइड्रोजन में ऐसा संभव, हाइड्रोजन के नाभिक को तोड़ने के लिए इतना हल्का पदार्थ है, परमाणु विस्फोट करना पड़ता है उसी तरह से। परमाणु बम फटते हैं, 2 परमाणु बम, तब इतना ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि हाइड्रोजन आयन पिघलना शुरू, और तब अनंत ऊर्जा मिलती है। इसीलिए हाइड्रोजन बम 1000 गुना खतरनाक है परमाणु बम से। यही हमारे ब्रह्मांड में हुआ आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व। जब ये पदार्थ आपस में टकराने लगे तो इनकी टक्कर से इतना ताप उत्पन्न हुआ, और आपके जानते हो तो विज्ञान के छात्र हैं, ताप बढ़ेगा तो दाब अपने आप बढ़ेगा, कम नहीं। विचार कीजिए आप, गर्मियों में उतने ही हवा पे साइकिल का टायर भ्रष्ट हो जाता है। क्यों? जब आप चलाते हैं और सड़कों पे घर्षण करता है टायर, तो ताप इंक्रीज होता है, ताप बढ़ता है, और गर्मी है तो ताप ऐसे भी जाता है। इस घर्षण से जो ताप बढ़ता जाता है, उससे ट्यूब में भरी हुई वायु प्रसारित होती है, फैलना शुरू होती है, दाब बढ़ने लगता है। और दाब जहां कमजोर ट्यूब का हिस्सा प्राप्त करता है, वहीं से क्या करता है? तो जब ताप बढ़ने लगा, नाभिक की संलयन होने लगा, तो दाब भी बढ़ने लगा। अब जब दाब बढ़ने लगा ब्रह्मांड में, तो महाविस्फोट के बाद जितने सूक्ष्म पदार्थ फैले हुए थे, दाब बढ़ने के कारण वो क्या होने लगे? सिकुड़ने लगे। जैसे अभी तो बच्चे कम है, तो आपको जहां मर्जी फैल कर बैठे, इसी को इसकी कैपेसिटी से ज्यादा कर दीजिए, दाब बढ़ाने लगी, लड़के ज्यादा आने लगे, तो आप क्या करेंगे? कुर्सी से कुर्सी, कुर्सी से कुर्सी, वो कंधा ऐसे, हाथ ऐसे करके ही बैठेंगे। तो जब दाब बढ़ने लगा, तो ब्रह्मांड में फैले हुए सूक्ष्म कण और पदार्थों में क्या होने लगा? संपीड़न। और पहली बार ब्रह्मांड में निहारिकाओं का जन्म हुआ। किसका? निहारिका। अब आप पूछेंगे सर निहारिका, निहारिका सूक्ष्म धूल कण गैसों और टूटे हुए पिंडों का ऐसा पदार्थ है जो अत्यधिक दाब के कारण केंद्रीकृत होने लगती है, सेंट्रलाइज होने लगती है। और अभी ये सारी चीजें आपको क्रमबद्ध लिखवाई जाएंगी।